अच्छा, तो आज जो है पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो एक आईडीई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, किसके बारे में? आईडीई के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। अब आप में से बहुत सौ ने ये भी सुना होगा कि एक आईडीई है। वीएस कोड क्या है? एक आईडीई है? नहीं, वीएस कोड आईडीई नहीं है। वीएस कोड एक आईडीई नहीं है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो बिल्कुल भी नहीं है। वीएस कोड इज अ एडिटर। क्या है वीएस कोड आपके पास? एक एडिटर है। एक एडिटर है जो किसी भी फाइल को एडिट कर सकता है। HTML हो, दुनिया जहान की कोई भी फाइल हो, उसको एडिट करने के लिए, उसमें कंटेंट डालने के लिए आप यूज़ करते हो एडिटर का। नोटपैड इज़ अ एडिटर, VS कोड इज़ अ एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस इज़ अ एडिटर, सप्लाइम इज़ अ एडिटर। अब बात आती है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। एक आईडीई जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे पहचाना जाए? जो आईडीई होता है बेसिकली, अगर वो किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क या लैंग्वेज के लिए बनाया जाता है तो उसके सारे तमाम टूल्स उसके साथ आते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक आईडीई है पाई चार्म नाम की। किस नाम की? पाई चार्म नाम की, जिस पर आप पाइथन को चलाकर रन करते हो। लेकिन आपने अगर चलाई हो तो उसके अंदर आप जब पाइथन लिखते हो और उसको रन करते हो तो आपको अलग से पाइथन को रन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं पड़ती। उसका आउटपुट दिखाने के लिए उसके टूल्स उसके साथ इंटीग्रेटेड आते हैं, यानी कि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप उनके आउटपुट देख सकते हो। सिमिलरली C# के लिए, सिमिलरली आप F# और .NET, ये सारे टूल्स के लिए आईडीज जो आते हैं, इनको आप डायरेक्टली रन करके उन्हीं एडिटर्स के अंदर, यानी कि उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के अंदर रन करके देख सकते हो। लेकिन जब हम VS कोड पे कोई काम करते हैं तो VS कोड का काम करने के लिए हमें हमेशा थर्ड पार्टी रिसोर्स चाहिए होती है अपना आउटपुट देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेब देखना है तो हमें ब्राउज़र चाहिए। ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है कि आपके आईडीई यानी कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके VS कोड के अंदर अगर किसी तरह ब्राउज़र की सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो एम्बेडेड आती, जुड़ी हुई आती, तो आप डायरेक्टली VS कोड के अंदर ही अपने वेब का स्ट्रक्चर देख पाते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, ड्रीम वीवर। किसका? ड्रीम वीवर। वो इसके अंदर है नहीं। ठीक है। पहले ड्रीम वीवर यूज होता था। ड्रीम वीवर भी आपके पास एक आईडीई है जिसके अंदर हम पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट करते थे और हम डायरेक्टली एट द मोमेंट हम उसी के अंदर आउटपुट देख पाते थे रेंडर करके, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो कहलाती है आईडीई। लेकिन जिसमें आप सिर्फ अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हो, रन नहीं कर सकते उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो कहलाता है एडिटर। क्या कहलाता है? एडिटर। तो VS कोड इज अ एडिटर। क्या है? VS कोड की फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, एक आपके पास एप्लीकेशन है, एक एडिटर है जिसके थ्रू आप दुनिया जहान की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक्सवाइज कोई भी लैंग्वेज की फाइल क्रिएट करके उसको एडिट करके और आसानी से, बहुत सारी आसानियाँ आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अभी हम लोग देखेंगे तो ये किस तरह से विजुअल स्टूडियो से अलग है। ठीक है, तो ये सारी आसानियाँ आपको इसके अंदर मिलती हैं और आप आराम से अपना कोड फास्ट और रिलायबल और अच्छे फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। रन करने के लिए तो आपको ब्राउजर चाहिए ही चाहिए, अगर आप वेब कर रहे हो तो। ठीक है, आप इसके मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, लेकिन उसको रन करने के लिए भी आपको थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, जैसे आप रिएक्ट नेटिव पे बना रहे हो मोबाइल ऐप, तो आपको एक्सपो चाहिए होता है। एक्सपो एक आपके पास सर्विस है, वो चाहिए होती है आपको मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस रन करने के लिए। ठीक है, तो हम VS कोड को देख लेते हैं थोड़ा। हम लोग जरा क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाने के बाद हमने यहाँ लिखा VS कोड। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपके पास VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, ये देखो, इस माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर भी क्या लिखा हुआ है? योर कोड एडिटर, नॉट योर कोड आईडीई। क्या लिखा हुआ उन्होंने? इट्स एन एडिटर रिफाइंड विद AI। अब उन्होंने AI भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है, जिसको वो कहते हैं को पायलट, गिटहब को पायलट। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डाउनलोड जो है स्टार्ट हो चुकी है। हमारा इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसका सेटअप वगैरह थोड़ा सा आपने जो है चेक्स वगैरह का ध्यान रखना होता है जब आप इसका सेटअप लगा रहे होते हो।
ठीक है, इस आपने सेटअप को क्लिक करके जो है वो रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे आपसे पूछेगा कोड इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम फॉर आवर यूजर वी रिकमेंड फर्स्ट इंस्टॉलिंग। हाँ ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा अगर आपके सिस्टम में नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझसे पूछ रहा है मैं रिमूव कर दूं, मैंने कहा आप पिछला वाला रिमूव कर दो। यहाँ से आपने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पर ना आपने बड़ा ख्याल रखना है, यहाँ पर एक ख्याल आपने ये रखना है कि भले से जो एडिशनल आइकन वाला आपके पास चेकबॉक्स है इसको आप भले से अनचेक रखो, लेकिन ये जो नीचे के चार चेक बॉक्सेस हैं ये लाजमी आपके पास चेक्ड होने चाहिए। आपने ध्यान रखना है, हो सकता है आपके पास अनचेक आ रहे हो, मेरे पास बाय डिफॉल्ट चेक्ड आ रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम फिनिश करके लॉन्च करते हैं। ठीक है, लॉन्च करने के बाद आपके पास ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा। आपके पास जो है वो एक वेलकम विंडो आ रही है जिस पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिटिंग का कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया है, नॉट एडिटर का। ठीक है, आपको अगर स्टार्ट करना है, फाइल बनानी है, फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है, आपको गिट से कोई रिपोजिटरी क्लोन करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, रिसेंट फाइल्स यहाँ पे ये खुली हुई हैं। ठीक है, इधर किसी ना किसी ने खोले होंगे। ये कुछ इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस थोड़ा सा जो है वो समझने वाला है कि ऊपर की तरफ आपके पास ये सारे जो है टैब्स आ रहे हैं, फाइल एडिट सिलेक्शन, ये भी काम के होते हैं, इनको भी देखेंगे। और साइड में आपके पास कुछ आइकन्स हैं ये। ठीक है, इनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एक वेलकम की विंडो खुली हुई है जो कि ये है। ठीक है, यहीं पर आपने कोड वगैरह लिखना होता है इस एरिया के अंदर। नीचे सेटिंग का बटन है। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो अपने वीएस कोड की, ये प्रोफाइल वगैरह सेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड में काम करते हो तो हमेशा आपको फोल्डर ओपन करना होता है वीएस कोड में। क्या करना होता है? एक फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन करना होता है। वीएस कोड में फोल्डर ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने एक्सप्लोरर में आओ। किधर आओगे? एक्सप्लोरर में आओगे, और एक्सप्लोरर में आने के बाद जो है ना आप कहीं पर भी अपना एक फोल्डर बना लो। मैंने एक फोल्डर का नाम रख दिया AI 2025 03G। ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद मैंने आपके बैच कोड के नाम से एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर आ गया मैं। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करना है, फोल्डर बन गया। ठीक है, ये फोल्डर आपने याद रखना है, इसी फोल्डर के अंदर आप अपना सारा काम करोगे वीएस कोड के अंदर खोल के। अब यहाँ पर आपने इस फोल्डर के एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे आपको ओपन विद कोड का जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, जिसपे ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड का, नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये जो AI 2025 03G का फोल्डर है ना ये आपके वीएस कोड में खुल जाएगा। अच्छा, उससे पहले हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला जो फोल्डर है वो मेरे पास मेरे कोड एडिटर वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा। अच्छा, ये आपसे पूछेगा आप थर्ड पार्टी जो ऑथर्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हो? हाँ भाई, हम ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि आप क्या फोल्डर खुल चुका है, देखो आपका नाम नजर आ रहा है आपके फोल्डर का। ठीक है, इसका मतलब खुल चुका है। अब ये जो साइड विंडो खुली हुई है ना ये वाला आइकन है जिसको हम एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वो जगह है जहाँ आप अपना फोल्डर ओपन करके तमाम फाइल्स, इमेजेस, एसेट्स, जितना कुछ होता है वो सब इसके अंदर रखोगे। किस में रखोगे? इस एक्सप्लोरर के अंदर बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है एक HTML की फाइल। क्या क्रिएट करना है? HTML की फाइल क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आपको आपके फोल्डर के नाम के आगे, याद रहे ओपन एडिटर्स के अंदर नहीं बनाना है, इसके अंदर भी फाइल का आइकन आ रहा होता है। नहीं, आपने किस में, आपके नाम के आगे जो आइकन आ रहे हैं उसमें बनाना है। ठीक है, अब आपने इसको ओपन किया और यहाँ पर ओपन करने के बाद आपने जो पहला आइकन है वो क्रिएट करने का न्यू फाइल। अगर आपको फाइल बनानी है तो आप इस आइकन का यूज करोगे। ठीक है, इसके बराबर में आपको इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है। आपको अगर एक नया फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर भी इससे बना सकते हो। उसके बाद आप रिफ्रेश कर सकते हो, कभी कोई फाइल लोड नहीं हुई, चेंजेस नहीं नजर आ रहे तो आप इसको रीलोड कर सकते हो, एक्सप्लोरर को रिफ्रेश कर सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद आता है कोलैप्स फोल्डर। जब आप बहुत सारे फोल्डर, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, वेबसाइट डिजाइन वगैरह करोगे, डेवलपमेंट, तो आपके पास फोल्डर्स बहुत सारे बन जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो वो जब आप ओपन करते हो तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर ना, इस एरिया के अंदर। तो अगर आप चाहते हो आपके सारे फोल्डर एक साथ बंद हो जाएं, क्लोज हो जाए, तो आप इस आइकन का यूज़ करते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे HTML की फाइल बनानी है, क्या मैं फोल्डर के आइकन पे क्लिक करूंगा? नहीं, मैं इस वाले न्यू फाइल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर एक इनपुट ब्लिंक कर रहा है। ये मुझसे बोल रहा है कि आप फाइल का नाम रखो। ठीक है, आप कोई भी एक्सटेंशन दोगे उसकी फाइल क्रिएट कर देगा। HTML, CSS, टेक्स्ट, वर्ड, XYZ, XLX की कोई भी एक्सटेंशन दो उसकी फाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को नाम दिया इंडेक्स। अच्छा, ये आपको एक बात बता दूं, आपके पास प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में HTML जो आपकी वेबसाइट होती है, पूरी वेबसाइट डिजाइन, उसका जो होम पेज होता है, जो मेन पेज होता है, जो सबसे पहले आपके पास लोड होगा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंदर उस पेज की HTML फाइल का नाम इंडेक्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इंडेक्स। होम पेज का नाम क्या रखा जाता है? इंडेक्स। तो ये आपने भी प्रैक्टिस बनानी है। इंडेक्स मैंने नाम रखा, और HTML फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन क्या लगेगी? .html। यहाँ पर क्या लगा दूंगा? .html। देखो यहाँ पर HTML का ऑरेंज कलर का आइकन भी आ गया। अच्छा, ये आइकन ना भी आए तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये VS कोड की तरफ से आइकन होता है। किसी के पास कोई आ रहा होता है, किसी के पास आता ही नहीं, किसी के पास कोई दूसरा आ रहा होता है, या ऐसा भी आ सकता है। एंटर किया, जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हो राइट साइड पर आपके पास जो है वो एक HTML फाइल खुल चुकी है। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप लिखना शुरू कर सकते हो लाइन 1 से। ऐसा ही है। तो यहाँ पर HTML लिखने के लिए क्या करूंगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो AI इन्होंने डाला हुआ है, एक रुक जाओ इधर, पता नहीं कौन डाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास HS से ना आप ओपन क्लोज कर सकते हो इस बटन से वो एक्सप्लोरर को। ठीक है, मैंने बंद कर दिया अभी। अब यहाँ पर HTML लिखते हैं। HTML कैसे लिखेंगे? HTML का टैग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हेड का टैग लगाएंगे। उसके बाद हेड के अंदर टाइटल का टैग लगाएंगे। यही थी नहीं बॉयलर प्लेट जो हमें लगानी है? ठीक है, और टाइटल में मैंने लिख दिया माय फर्स्ट VS कोड HTML फाइल। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। और हेड के बाद आके मैं क्या लगाऊंगा? बॉडी का टैग लगाऊंगा, और बॉडी का टैग हो गया क्लोज। ये हमने बॉयलर प्लेट लगा दी, ऐसे ही नोटपैड में कर रहे थे, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सजेशन वगैरह, ये खुद से आपने बस ओपनिंग पेयर बनाया है, खुद से बना रहा है, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी में मैंने लगा दिया एक H1। लगाने के बाद मैंने उसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड। अब भाई, आपको नोटपैड, जब आप नोटपैड पे लिख रहे होते थे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था? उस फाइल को सेव एज करो, बार बार सेव करना पड़ता था। ठीक है, और बार बार आपको एक्सप्लोरर में जाके उस फाइल को रन करना पड़ता था। तो आप डायरेक्टली जो है ना VS कोड से ब्राउजर के ऊपर इस फाइल को रन कर सकते हो। शर्त क्या है? शर्त सबसे पहले ये है कि आपकी फाइल का कोड सही होना चाहिए। दूसरा, आपकी फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है। ओपन होने के साथ आप इस फाइल को ब्राउजर पे रन करने के लिए प्रेस करोगे F5। क्या प्रेस करोगे? जैसे ही F5 प्रेस करोगे तो आपके पास ऊपर आपसे पूछेगा कि आप इसको किस ब्राउजर पे रन करना चाहते हो, क्रोम पे, एज पे, किस पे। ठीक है, तो मैंने कहा क्रोम पे कर दो, एंटर मार दिया मैंने। जैसे ही एंटर किया तो ये फाइल जो है देख सकते हो आप, आपकी यहाँ पर रन हो चुकी है। और उस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। आप वापस VS कोड पे आओगे। अच्छा, ये चीज़ें खुल जाती हैं इसके अंदर साइड से, तो यहाँ पर एक्सप्लोरर पे जाके एक्सप्लोरर को बंद कर दो, और यहाँ से इसको भी कट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आपके पास ये जो डब्बा आ रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब है आपकी फाइल रनिंग में है। क्या है? रनिंग में। अब इसको भी समझना है। अगर आप पॉज दबाते हो, ठीक है, अगर आप पॉज का बटन दबाते हो तो आपकी फाइल जो है वो चलना रुक जाएगी, बंद नहीं होगी। क्या होगी? चलना रुक जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास रीस्टार्ट का है। क्या आप चाहते हो ये फाइल जो ब्राउजर मैंने फाइल जो आपके ब्राउजर पे रन हो रही है, ये बंद होके एक दफ़ा और खोले? रीस्टार्ट करना चाहते हो आप रनिंग को? ठीक है, दोबारा से आप चाहते हो एक दफ़ा बंद होके दोबारा आपकी फाइल चल जाए, तो आप रीस्टार्ट। और ये आपके पास है स्टॉप का बटन, जो रेड कलर का आइकन है, कि अगर आप चाहते हो आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। देखो नीचे ब्राउजर खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है ना अभी, फाइल ये देखो मेरी रनिंग में। अब यहाँ से देखना, जैसे ही मैं यहाँ पर आके स्टॉप बटन दबाऊंगा तो आपका ब्राउजर बंद हो गया, फाइल चलना बंद हो गई। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं? रन कर रहे होते हैं। यहाँ पर वापस मैंने F5 दबाया, आपके पास ब्राउजर पे ये रन हो गई। अच्छा, अब आप स्विच कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, उसमें क्या होता था, बार बार कंट्रोल S, कोई भी चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल S, सेव कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? फाइल पे जाओगे। ठीक है, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ऑटो सेव का। किसका?
ऑटो सेव करें, आपको ये मेक श्योर करना है कि ये चेकड हो। ठीक है, ऑटो सेव में ये होगा कि अगर आप एक लेटर भी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वीएस कोड आपकी फाइल के अंदर सेव कर देगा, आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो बॉयलर प्लेट है, क्या ये HTML हेड बॉडी टैग मैं बार बार आके लिखूंगा? अब इसका शॉर्टकट है, इसको मैंने मिटाया। इसका शॉर्टकट ये है कि आप लगाओगे एक्सक्लेमेशन का साइन, शिफ्ट 1 प्रेस करोगे ना, एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बैंग। ठीक है, बैंग का मतलब होता है बूम, एकदम बैंग होगा और इसमें से बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ठीक है, इसको एमिट एब्रीविएशन कहते हैं, कि छोटे छोटे सिंबल के पीछे पूरा पूरा कोड रखा होता है, कि कोई सिंबल आपने प्रेस किया उसके पीछे का कोड आ गया। इस एक्सक्लेमेशन के पीछे HTML की बॉयलर प्लेट रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बॉयलर प्लेट। जैसे ही आप इस पर एंटर करोगे तो आप देखोगे आपके सामने HTML की पूरी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। ठीक है, मेटा टैग्स को भी इग्नोर कर दो। ठीक है, मेटा टैग्स का भी हमारा काम नहीं। अच्छा, HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट यहाँ पर आ रहा है जो है लैंग का, लैंग्वेज यानी इंग्लिश। ठीक है, ये बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैंडर्ड किस लैंग्वेज के अंदर है। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद मेटा का ये जो वाला आपका टैग है, जो कि 4 सेट, 4 मतलब करेक्टर सेट। करेक्टर सेट, अब देखो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज होती है वो करेक्टर्स में होती है। ए एक करेक्टर है, अलिफ एक करेक्टर है, बे एक करेक्टर है, ऐसा ही है। तो ये करेक्टर सेट, अब आपके पास ये जो UTF-8 लिखा हुआ है ना, ये आपके पास कहलाता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये 8 बिट्स का होता है, यानी कि जो यूटीएफ आपके पास यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो आपके HTML डॉक्यूमेंट को समझने में मदद करता है हर लैंग्वेज के करेक्टर्स को। यानी कि अब आप इस HTML बॉयलर प्लेट यानी बॉडी के अंदर या पूरी HTML में कहीं भी कोई भी करेक्टर किसी भी लैंग्वेज का रखोगे तो वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद व्यू पोर्ट, अभी इस वाले को छोड़ दो। अगर आप इन दोनों को हटा भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी लगे रहने दो। ठीक है, बाकी तो आपको पता है टाइटल लगा हुआ है और बॉडी लगी हुई है, ऐसा ही है। ये तो हमने पढ़ा है। बॉयलर प्लेट हमें लगानी आ गई शॉर्टकट से हमने यहाँ पर। अच्छा, अब आपको इस तरह ही नहीं करना है कि आपने ग्रेटर देन डाला फिर H1 डाला फिर आप इसको क्लोज कर रहे हो, नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई भी टैग बनाना है, ठीक है, आपने H1 का टैग बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप सिर्फ उस टैग का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? टैग का नाम, नो ब्रैकेट्स। क्या करोगे? कोई भी ब्रैकेट नहीं। और जैसे ही आपके सामने नीचे सजेशन आ रही है, इस पे आपने एंटर मारा, आपका टैग बन जाएगा। ठीक है, कोई भी टैग XYZ, कोई भी टैग है उसका नाम लिखो। H1 के अलावा हमारे पास क्या है? P का टैग लगा के एंटर मारा, P का टैग बन गया। पूरा टैग बना के देगा, सिर्फ नाम लिखना है, एंटर मारना। तो ये एडिटर आपको बहुत ज्यादा सहूलियत प्रोवाइड करता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी हेडिंग डाली, पैराग्राफ वगैरह, आप जो लिखना चाहो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये बात समझ आती है? अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है एंकर टैग। क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग पढ़ने वाले हैं। एंकर टैग आपके पास एक ऐसा टैग होता है जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट को लिंक में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। किसमें? किसमें कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल टेक्स्ट को? लिंक में। और उसी टेक्स्ट को, जो लिंकेबल टेक्स्ट होता है, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, ये हमने देखा था। ऐसा ही है सज्जाद साहब? जो अगर नॉर्मल टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट। तो आज हम हाइपर टेक्स्ट बेसिकली क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ही टैग की मदद से क्रिएट हो सकता है, वो है एंकर का टैग। किसका टैग है? एंकर का। एंकर के टैग के लिए आप जो है वो, आपके पास जो शॉर्टकट इसका टैग नेम है वो है ए। क्या है? ए। अब इस एंकर के बीच में आप कोई भी लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं गूगल। क्या लिख दूं? गूगल। अब एंकर टैग लगाने के बाद यहाँ पर जब आप वापस अपने ब्राउजर पे आओगे तो आपको यहाँ पर गूगल लिखा हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो गूगल टेक्स्ट है ना, इस पर जब मैं अपने माउस से क्लिक करूँ तो मेरे पास google.com खुल जाए। क्या खुल जाए? google.com। तो यहाँ पर अब ये वाली, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टैग की, एंकर टैग की स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। इसको नॉर्मल टेक्स्ट से लिंकेबल टेक्स्ट में बना रहा हूँ। पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर टैग की स्टेट चेंज करनी है तो क्या यूज होते हैं? एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एट्रीब्यूट। हमने टाइप के एट्रीब्यूट से जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसकी स्टेट को हमने चेंज किया था, उसकी सीक्वेंस को। इसी तरह आप, इसका एक एट्रीब्यूट आता है आपके पास href। क्या आता है? href की फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस यानी कि आप रेफरेंस दे रहे हो कि इस टेक्स्ट के साथ कौन सा लिंक जाएगा। क्या जाएगा? लिंक। इसके डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो लिंक आएगा जो
खुलेगा इस गूगल टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं लिंक लिख देता हूँ https://google.com। यही लिंक है ना भाई? ठीक है। अच्छा, आपने ना इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप https नहीं लगाओगे तो आपके पास एंकर के अंदर लिंक काम नहीं करेगा। कभी कभी कर जाता है, लेकिन अक्सर आपको ये मसला करेगा। सिर्फ अगर मैं google.com लिखता तो मुझे ये अलाउ नहीं करता। www छोड़ सकते हो, उसका इशू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा है https:// किस में लिखा है, href की वैल्यू है, क्या है, हाइपर रेफरेंस। ये रेफरेंस है लिंक का। और वो किसके क्लिक पे खुलेगा, जब गूगल इस टेक्स्ट पर क्लिक होगा, इस टेक्स्ट पर। यहाँ पर आए, जैसे यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपके पास का कलर वगैरह चेंज हो गया। ये कलर आपने कहीं और भी देखा है, देखा हूँ, कहाँ देखा है? देखो, अगर आप यहाँ पर कार सर्च करते हो, ये देख रहे हो, ये कलर देख रहे हो, ये भी तो एंकर टैग है। समझ रहे हो कैसे बने हुए हैं ये? बड़ा इजी है, इसकी क्लिक के ऊपर वो अपनी वेबसाइट का पेज खुलवा रहा है। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट और मुश्किल चीज नहीं है। अब जैसे ही मैं गूगल के ऊपर आता हूँ और गूगल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके क्लिक के ऊपर मेरे पास google.com खुल चुका है। आप XYZ कोई भी इसके अंदर लिंक दे सकते हो, आप ऑनलाइन लिंक दो या ऑफलाइन लिंक दो। बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ऑनलाइन लिंक की बात कर लिया। अब आप कोई भी लिंक यहाँ पर दे सकते हो और कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ टैग लगाने के बाद मैंने यहाँ लिखा आई वॉन्ट टू विजिट माइक्रोसॉफ्ट। आई वॉन्ट टू विजिट, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, सिर्फ इसको मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे विजिट हो जाए, बाकी का टेक्स्ट क्लिकेबल ना बने। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट को मिटाऊंगा, विजिट के बाद ही फौरन पैराग्राफ के अंदर मैं यहां पर एंकर टैग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एंकर टैग। ठीक है, ए लिख के एंटर मारोगे तो इसके साथ आपको एचआरएफ लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, पहले मैंने नहीं लगाया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसमें लगा हुआ आपको मिलता है। और मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट लिखना है वो कहाँ लिखना है, इसके बीच में, क्योंकि टेक्स्ट कहाँ जाएगा, कंटेंट टैग के बीच में जाता है। ऐसा ही है। और इसके क्लिक के ऊपर जो लिंक खुलेगा वो एच में जाएगा। ऐसा ही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https://microsoft.com। बात समझ आ गई है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आई वॉन्ट टू विजिट ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये जो हमने एंकर टैग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट रखा है वो क्लिकेबल होगा। लेट्स सी क्या ऐसा ही है, नहीं। यहाँ पर बैक जाते हैं और यहाँ पर देख रहे हो आई वॉन्ट टू विजिट। अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेक्स्ट क्लिकेबल नजर आ रहा है आपको? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके पास कहाँ आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुल गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज गौर कर रहे हो कि जब मैं क्लिक करता हूँ, देखो मैं किस टैब के अंदर हूँ, इसी टैब के अंदर हूँ, और इस पे क्लिक करता हूँ तो इसी टैब के अंदर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट या जो भी लिंक मैंने दिया है वो खुल रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अब मुझे वापस जाना है तो मुझे अलग देखना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये अलग सेपरेट टैग के अंदर खुले, ये जो लिंक है एक सेपरेट टैग के अंदर खुले, एक अलग टैब के अंदर, जिससे मेरी वेबसाइट भी खुली रहे और माइक्रोसॉफ्ट की भी खुल जाए, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट का। एंकर का ही अपना एट्रीब्यूट है टारगेट। ठीक है, किसका एट्रीब्यूट है? एंकर का। अब ये देखो, ये आपका एक एट्रीब्यूट हो गया ना, ऐसा ही है। अब ये एट्रीब्यूट खत्म हुआ इन्वर्टेड कॉमा पे, ऐसा ही है। इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस देना, और टैग के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो। यहां मैंने टारगेट लगाया। टारगेट की एक वैल्यू होती है अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या वैल्यू होती है? अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, आपको सजेशन में मिल जाएगी। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है टारगेट करो एक ब्लैंक टैब को, एक न्यू टैब को। ब्लैंक का क्या मतलब होता है? एक न्यू टैब को टारगेट करो, यानी कि जो लिंक खुलेगा वो एक ब्लैंक टैब के अंदर खुलेगा, नए ब्लैंक टैब टैब के अंदर खुलेगा। लेट्स सी क्या ऐसा होता नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, देखो अलग टैब नहीं खुला, मेरी वेबसाइट का टैब टैब जो टैब है अभी भी ओपन है, तो यहाँ से मैं वापस जा सकता हूँ। ठीक है, जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टारगेट की वो अंडरस्कोर सेल्फ होती है, और बाकी की दो किसी काम की नहीं है। ठीक है, ब्लैंक ही सिर्फ काम की। डन है? ये बात समझ आ गई सबको, एंकर कैसे लगेगा? अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको एक और चीज मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर apple.com ही खोल लेता हूँ। ठीक है,
अब आपको पता है कि ये जितने भी पेजेस, स्टोर, मैक, आईपैड, ये जितने भी पेजेस बने हुए एचटीएमएल फाइल्स हैं, जाहिर सी बात है ब्राउजर तो एचटीएमएल ही डिस्प्ले कर रहा है ना, ऐसा ही। अब यहाँ पर ये आपका होम पेज है जो बाय डिफॉल्ट खोला है, ये कौन सा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। क्या है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, आईफोन की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है। अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से जाता हूँ एंटरटेनमेंट एप्पल वन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आपके पास एप्पल वन डॉट एच टी एम एल खुल गई, ऐसा ही है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो हम लिंक कर रहे हैं वो दूसरों के एक्सटर्नल लिंक कर रहे हैं, गूगल का लिंक लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का लिंक लगा रहे हैं जो हमारी चीज़ है ही नहीं। अब जब हम अपनी वेब बनाएंगे तो उसके अंदर हमारी वेब के अलग अलग पेजेस होंगे, ऐसा ही है। ऐसा ही है, हमारे पास सर्विसेज का अलग पेज होगा, प्रोडक्ट्स की एचटीएमएल फाइल अलग होगी, होम की अलग होगी, अबाउट की अलग होगी, एंड सो ऑन। तो वो लिंक कैसे करूंगा? वो तो ऑनलाइन नहीं रखी हुई ना, वो तो मैं अपने सिस्टम में बनाऊंगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सप्लोरर के अंदर अभी एक फाइल बनी हुई है ना, ऐसा ही है। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल पे क्रिएट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल की एक और फाइल बना लेता हूँ। मैंने इसी फोल्डर के अंदर दो फाइल्स बना ली। इस तरह से आप मल्टीपल एच टी एम एल फाइल्स, यानी कि मल्टीपल वेब पेजेस बना सकते हो। ठीक है, नॉट इवन वन। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये काम किया, तो अब प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल की फाइल आपके सामने खुल गई है ऊपर। अब इसमें बॉयलर प्लेट लगानी है, शिफ्ट वन प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा तो बॉयलर प्लेट आ जाएगी, आ गई। बॉयलर प्लेट आने के बाद यहाँ पर ना बड़ा बड़ा एच वन के अंदर लिख देता हूँ प्रोडक्ट पेज। क्या लिख देता हूँ? प्रोडक्ट पेज। लिख दिया प्रोडक्ट पेज। अब मैं वापस आता हूँ अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की होम फाइल पर। ठीक है, और यहाँ पर नीचे बी आर पढ़ा है मैंने? नहीं। यहाँ पर नीचे मैं एक एंकर लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एक सिंपल एंकर लगाता हूँ, और एंकर लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसके बीच में लिख देता हूँ गो टू प्रोडक्ट्स। क्या लिख देता हूँ? गो टू प्रोडक्ट्स पेज, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास एक, कहाँ गया, ये रहा। तो आपके पास यहाँ देखोगे आपके पास एक लिंक आ रहा है गो टू प्रोडक्ट्स पेज का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑनलाइन लिंक तो दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैंने लोकल सिस्टम में फाइल बनाई हुई है। अब वो कैसे देंगे? यहाँ पर आओ वापस। ठीक है, अब एच में जैसे ही आओगे, अब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल फाइल का नाम है प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। आपने अब ऑनलाइन लिंक के बजाय बस इस फाइल का नाम लिख देना है। क्या लिख देना है? इस फाइल का नाम दे देना है। क्या नाम दे दिया आपने? प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल दिया। आप यहाँ पर वापस आओगे, जैसे ही वापस आओगे और जैसे ही आप गो टू प्रोडक्ट्स पेज वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप प्रोडक्ट की एचटीएमएल फाइल पे आ जाओगे। देखो, इस तरह से मल्टीपल पेजेस लिंक किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? जो अपने होते हैं, अब कोई ऑनलाइन लिंक लगाना है तो उठा के आप एचटीएमएल में लगाओ और टेक्स्ट लगा दो। ठीक है, लेकिन लोकल फाइल्स ऐसे लिंक करी जाती हैं। ठीक है। जब आप इसको होस्ट कर दोगे ना किसी सर्विस पर या किसी सर्वर के ऊपर जहाँ से लोग इसको ग्लोबली एक्सेस कर पाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेब हुई हुई है, ठीक है, जैसे एप्पल की वेब हुई हुई है, तो जब होस्ट कर दोगे ना तो होस्ट करने के बाद ये डॉट एच टी एम एल लगा हुआ नहीं आता राउट के अंदर, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आएगा, होती वो एच टी एम एल फाइल ही है। जैसे यहाँ पर आपके पास एप्पल का खुली हुई है ना, देखो एप्पल का एप्पल वन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा नाम इसका डॉट एच टी एम एल ही है। ठीक है, लेकिन ये होस्ट हुई हुई है तो होस्ट के अंदर राउट के अंदर आपके फाइल्स जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन नहीं आती। बात समझ आ गई है? ठीक है, ये वही सिमिलर काम है। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक बड़ी अच्छी और एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स बना दिया, एक फाइल बना देता हूँ सर्विसेज डॉट एच टी एम एल नाम की। ठीक है, उसके अंदर में मैं बॉयलर प्लेट लगाकर एक एच वन लगा देता हूँ बॉडी के अंदर, और उसमें लिख देता हूँ सर्विसेज पेज। क्या लिख देता हूँ? सर्विसेज पेज एच वन के अंदर। एक एक और फाइल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस की। किसकी? कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की मैंने यहाँ पर फाइल बनाई, और फाइल बनाने के बाद यहाँ पर भी मैंने बॉयलर प्लेट लगाई, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इसमें मैंने एच वन में लिख दिया कॉन्टैक्ट अस पेज। क्या लिख दिया? ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस पेज पे जा रहा हूँ वो कौन सा है। ठीक है, पता भी तो चले, राउट से तो पता चल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट कंटेंट तो दिखाना है ना। अब यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ, होम फाइल पे आता हूँ सीधा। ठीक है, इस फाइल के अंदर हूँ मैं भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वाला लिंक हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एंकर लगाता हूँ, और एंकर लगाने के बाद सबसे पहले इसमें लिख देता हूँ होम। क्या लिख देता हूँ? होम। अब जो होम का लिंक है एच के अंदर, उसकी फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। होम पेज की फाइल कौन सी है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसी के नीचे मैं एक और एंकर लगाता हूँ, उसके बाद इसके बीच में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। क्या लिख देता हूँ? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की फाइल आपको पता है प्रोडक्ट्स डॉट
HTML है, यानी कि इस प्रोडक्ट्स के टेक्स्ट पे क्लिक करने पर products.html की फाइल पे ले जाओ मुझे। ठीक है। अच्छा, एक और एंकर लगाता हूँ, किसके लिए? सर्विसेज के लिए। किसके लिए? सर्विसेज के लिए। टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सर्विसेज, और href में मैं लिख देता हूँ services.html। दोबारा एंकर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके पास कॉन्टेक्ट अस। टेक्स्ट लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ contact.html। फाइल का नाम contact.html रखा था। टेक्स्ट तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आके अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 लिंक नजर आ रहे हैं। देख रहे हो ये ऐसे ये देख रहे हो, ये भी तो लिंक है, ये देख रहे हो, ये भी लिंक है ना। ऐसा ही है। ये बस थोड़े से स्टाइल हुआ में, लेकिन एक ही लाइन में कुछ इसी तरह नजर नहीं आ रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब देखो, अच्छा एक और बात नोटिस करो, अभी मैं होम पेज पे हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, अगर मैं को पायलट पे जाता हूँ तो आपके पास, अच्छा को पायलट पे नहीं है तो मुझे उस पे ले गया। मैं ऑफिस पे जाता हूँ, तो ऑफिस पे जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर भी वो लिंक्स आ रहे हैं, नैव बार के अंदर सेम लिंक्स आ रहे हैं, यानी कि ये लिंक्स हर पेज पर होने चाहिए ताकि आप किसी भी पेज से किसी भी पेज पर जा सको। ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपके एंकर टैग हैं 4 के 4, इसको आपने कॉपी करना है और हर फाइल के अंदर आपके पास ये होने चाहिए। किस में होने चाहिए? हर फाइल के अंदर आपके पास ये होने चाहिए, ताकि आप किसी भी पेज से किसी भी पेज पर जा सको। तो मैं ये चारों फाइल्स के टॉप पर जो है वो इनको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद वापस आता हूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। इस दफ़ा मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे। जैसे ही प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, देखो आ गया मैं प्रोडक्ट्स पेज पे और ऊपर सारे लिंक्स भी आ रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स पेज से मैं जाना चाहता हूँ कॉन्टेक्ट अस में, तो कॉन्टेक्ट अस में जाऊंगा तो देखो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आ गया। ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस पे भी मैंने सारे लिंक लगाए हैं। कॉन्टेक्ट अस से जाना चाहता हूँ सर्विसेज पे। अगर मैं सारे पेजेस पे सारे लिंक नहीं रखता तो मुझे किसी और लिंक पे जाने के लिए पहले होम पेज पे जाना पड़ता। ऐसा ही है। ठीक है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए लिंक्स आपके हर पेज पर रखे जाते हैं। डन है? ये बात समझ आती है? चलो अब जरा प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए हम लगाते हैं IMG का टैग, जिसमें हमें दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, एक सोर्स का और एक ऑल्ट का। एक सोर्स का और एक ऑल्ट का। सोर्स में हम इमेज का लिंक देते हैं जो इमेज हम लगाना चाहते हैं, और ऑल्टर यानी कि ऑल्ट, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या होती है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट अगर अभी हम हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज को तो सिर्फ सोर्स चाहिए इमेज लगाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सोर्स के SRC यानी कि सोर्स के एट्रीब्यूट के बीच में जो भी लिंक देंगे, अब यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं कार, और कार सर्च करने के बाद इमेजेस में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी कार की इमेज जो है वो यहाँ से उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज जो है वो उठाता हूँ, और यहाँ पर इस इमेज पर आपने करना है राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी इमेज एड्रेस का। किसका? कॉपी इमेज नहीं करना। यहाँ से आपने जो है वो सेव लिंक, ओपन लिंक या कुछ भी नहीं, कॉपी लिंक का एड्रेस भी नहीं करना आपने, कॉपी इमेज, इमेज का एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी हो गया। ठीक है। कॉपी होने के बाद VS कोड में आए, सोर्स के इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास सोर्स के इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट हो चुका है। ठीक है। ये होने के बाद आपने इस फाइल को करना है रन। ठीक है। इस फाइल को आपने F5 से कर दिया रन। जैसे ही रन किया तो आपके सामने जो है वो इमेज लोड हो जाएगी। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इमेज का टैग लगाया, सोर्स के जो इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर जो भी लिंक दोगे वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमने क्या किया? ऑनलाइन लिंक लगाया है। सही है। अब अगर मुझे देखो ऑनलाइन लिंक लगाने का जो आपके पास नुकसान है वो ये होता है कि एक तो सबसे पहले उसके लिए इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट होगा तो वो इमेज लोड होगी क्योंकि आपने ऑनलाइन लगाया। दूसरी बात, अगर आपने इंटरनेट का लिंक लगाया हुआ है यानी कि आप किसी सर्वर से शेयरिंग ले रहे हो इस इमेज की, अब अगर वो बंदा अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे उसने ये इमेज लगाई हुई है वो वहां से हटा देता, रिमूव कर देता, तो मेरे पास से भी रिमूव हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि मैंने वहां से रेफरेंस लिया हुआ है उसकी इमेज का। तो यहाँ पर फायदा यही है कि आप इसको डाउनलोड करके रख लो। अब डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव इमेज एज का ऑप्शन दिखेगा। सेव इमेज एज, यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपके पास एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो, यानी मैं AI 2024-03G में काम कर रहा हूँ ना, उसके अंदर जाके रखो इसको। किस में रखोगे? उसके अंदर जाके। C में मेरा फोल्डर बनाया था, ये रहा 3G वाला फोल्डर, इसमें आए।
यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपने सेव दबा देना है। ठीक है। अच्छा, सेव दबाने से भी पहले ना आप फाइल का नाम चेंज करना चाहो, ये पता नहीं टेम एरो पता नहीं क्या इमेज का नाम रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस इमेज का नाम मैं रख देता हूँ कार। क्या रख देता हूँ? कार। कार रखने के बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरी फाइल हो गई ये सेव। सेव कैसे हो गई देखते हैं। देखो, मैंने 3G वाले फोल्डर में इमेज सेव कराई है ना, और मेरे पास VS कोड में भी 3G वाला फोल्डर खुला हुआ है, ऐसा ही है। इसका मतलब है मुझे VS कोड के एक्सप्लोरर के अंदर भी इमेज दिखनी चाहिए, तो यहाँ देख रहे हो इमेज आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वहां रखूंगा तो यहाँ पर भी आपको शो होगी, क्योंकि वही फोल्डर यहाँ खुला हुआ है। जो चेंजेस यहाँ होंगी वो वहां पर लाइव होती रहेंगी। ये देखो, ये आपके पास इमेज जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब इमेज जो है वो आपके अपने फोल्डर, आपके अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोडेड आपके पास है। आप जब तक खुद इसको डिलीट नहीं करोगे, कोई भी इसको डिलीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इस सोर्स को देने के लिए क्या करोगे, जिस तरह से ऑनलाइन लिंक HTML फाइल का लगाते थे और ऑफलाइन लिंक के लिए HTML फाइल पास करते थे एंकर टैग के अंदर HTML फाइल को लिंक करने के लिए, इसी तरह सोर्स में इमेज को, ऑफलाइन इमेज को लिंक करने के लिए आपको बस इमेज का नाम लिखना है जो आपके पास रखी कार डॉट वेब पी। इमेज का नाम क्या है? कार डॉट वेब पी। सिर्फ इमेज का नाम रख दिया। तो ये इससे ये भी होता है कि आपका थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता है, ऑनलाइन लिंक बड़े बड़े होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं ना वो। ठीक है, यहाँ पर है। यहाँ पर अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको स्टिल वही चीज़ नजर आई, क्यों? क्योंकि वही है, सेम। बात समझ आई है? ये ऑफलाइन हो गया। ठीक है, ऑफलाइन सोर्स। अच्छा, अब आपके पास इसके आगे जो एक ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगा हुआ था, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट किस लिए काम आता है भाई? ऑल्टरनेट टेक्स्ट काम आता है, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आपकी इमेज डिलीट हो गई, क्रैश हो गई, लोड नहीं हो रही। अब क्या करोगे? यूजर को तो बताना है ना यहाँ जो इमेज क्रैश हुई है वो किस चीज़ की है। तो अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पा रही, या नहीं हुई, क्रैश हो गई, डिलीट हो गई, तो उसकी जगह हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाते हैं यूजर को डिफाइन करने के लिए, यहाँ जो इमेज क्रैश हुई है वो इस चीज की है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं ऑल टेक्स्ट के बीच में कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ, दिस इज अ कार इमेज। क्या लिख दूंगा? दिस इज अ इमेज ऑफ अ कार, या दिस इज अ कार इमेज। मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है अगर इमेज नहीं आएगी तो ये शो होगा। अभी आपको शो हो रहा है? अभी आपको टेक्स्ट शो हो रहा है? नहीं, क्योंकि इमेज आ रही है। इमेज आ रही है। अच्छा, अगर देखो यहाँ पर अगर मैं वेब पी कर दूं, इसका मतलब है मैंने यूआरएल खराब कर दिया ना। अब यूआरएल परफेक्ट नहीं है, उस इमेज का यूआरएल नहीं है, तो यहाँ पर आऊंगा तो अब इमेज नहीं आएगी। अब इमेज यहाँ पर देखो क्रैश हो चुकी है, और उसकी जगह पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो होता है जो कि इमेज को डिफाइन करता है। यहाँ जो क्रैश्ड इमेज थी वो किस चीज़ की थी। बात समझ आई है? पक्की बात है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज का टैग है, इतना ही इसका काम है कि इमेज को शो कराता है और ये सारी चीज़ें। डन है?